जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। कंटेंट ही है हमारी पहचान। तो गाइज, जो लोग भी एसएससी जेई 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एसएससी जेई 2022 के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनका मैं डिटेल सॉल्यूशन आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ। ये वीडियो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी। कैसे लगाएगी उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले। तो गाइज, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 14 नवंबर 2022 को जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि जो 2022 में हमारे पेपर हुए थे एसएससी जेई के, वो कौन कौन से पेपर हुए थे और किस किस शिफ्ट में हमारे हुए थे। तो देखो गाइज, अगर हम बात करें एसएससी जेई 2022 की, तो यहाँ पर हमारे पास एक जो पेपर हुआ था वो 14 नवंबर को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, एक 15 नवंबर को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, एक 15 नवंबर को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में और 16 नवंबर को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। इस तरीके से टोटल हमारे पास जो है 4 शिफ्ट हुई थी। तो टोटल 4 शिफ्ट थी। एक शिफ्ट में आपके जीके के 50 क्वेश्चन थे, तो 4 शिफ्ट में 200 क्वेश्चन हो गए। वैसे ही रीजनिंग के भी आप लोग के एक शिफ्ट में 50, तो 4 में 200 हो गए। टेक्निकल की बात करें तो एक शिफ्ट में 100, तो 4 शिफ्ट में आप लोग के 400 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन 400 क्वेश्चंस का, अगर पहले बात करें तो टेक्निकल का हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल में आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर मान लो एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को 5 क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिले, तो 400 क्वेश्चन का मतलब है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, यहाँ पे 2000 क्वेश्चन आप लोग के कवर हो जाएंगे। यानी कि एसएससी जेई का जो पीवाईक्यू में डिटेल में आप लोग के लिए यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो गाइस, डिटेल सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को प्रूफ देना भी जरूरी है कि वाकई ये क्या एसएससी जेई 2022 के पेपर हैं। तो देखो, ये पेपर है आप लोग का एसएससी जेई 2022 का जो 14 नवंबर को हुआ था, प्री का जो एग्जाम हुआ था सिविल का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल का है, मॉर्निंग शिफ्ट का आप लोग का ये पेपर है। तो इसके टेक्निकल क्वेश्चन पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कुछ ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, मिडिल में आप लोग के जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोग के गिवन है वो क्वेश्चन हैं आप लोग के टेक्निकल वाला पोर्सन हमारा। ठीक है, तो जीके जीएस वाला पोर्शन है। और इसके बाद जो लास्ट में क्वेश्चन आएंगे हमारे, ये देखिए, ये हमारे टेक्निकल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन टेक्निकल क्वेश्चंस का देखो, सबसे पहला रेसिप्रोकल डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। दूसरा हमारे पास कंपाउंड पाइपिंग हमको दिए हुए हैं इस तरीके से, ये हमारे पास इनका हमें जो है वो करेक्ट आप लोग को एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए टाइप करके अलग से निकाल लिए हैं, तो वो एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है गाइज जो मैंने टाइप कर लिए हैं आप लोग के लिए। देखो, हो सकता है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया हो, स्टार्टिंग में क्लास के 1-2 मिनट लग गए हो क्लास को स्टार्ट करने में, बट मैंने आप लोग को सारी चीज़ों का प्रूफ दे दिया। ये देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो 14 नवंबर का है, मॉर्निंग शिफ्ट का, द रेसिप्रोकल डेंसिटी द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप देख लो। उसके साथ ही देखो, जब आप नीचे आओगे तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को कंपाउंड वाला दिखाया था। इसी तरीके से टोटल हमारे पास जो 100 क्वेश्चन हैं और टोटल के टोटल डिटेल एक्सप्लेनेशन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को आज का। आज आप लोग को प्रूफ मिल गया है कि हम डिटेल में बात करने वाले और एसएससी जेई के पीवाईक्यू होंगे। अब डेली ये नहीं करना पड़ेगा, डेली अपनी स्टार्टिंग से ही जो क्लास है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज, पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेसिप्रोकल डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम, द डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इज। देखिए, हमको बोल रहा है जो रेसिप्रोकल डेंसिटी है ना, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो डेंसिटी है, द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। यानी कि अगर आप लोग क्या करते हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हो, तो वो डेंसिटी का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हमको बोला है डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ कि डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है। तो सबसे पहले तो सर, डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इसमें भी स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में स्पेसिफिक वर्ड जहाँ कहीं भी लग जाता है हमारा, इसका मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी या तो हम पर यूनिट मास लेंगे या हम पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। जब भी हम पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड हम उसको बोल देते हैं। और स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले पर यूनिट मास की। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी का जो वॉल्यूम है, किसी भी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, पर यूनिट मास जब हम कंसीडर करते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब हमको मालूम है सर, डेंसिटी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो हमको मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू आया है वॉल्यूम अपॉन मास। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं
कि जो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी है दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली होगा डेंसिटी के। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है कि रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और ये चीज़ हमने देख भी ली। तो डेंसिटी कितनी होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, वॉल्यूम अपॉन मास। अब हमको मालूम है कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्या होती है, आपकी यूनिट क्यूब हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, तो हमने मीटर क्यूब ले लिया। और जो मास है उसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, किलोग्राम। अब जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला अपना लिखते हैं तो उसमें हम लोग मास को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। जब भी हम लोग लेंथ की बात आती है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, एल लिखते हैं। अगर हम बात करें टाइम की तो टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को हम लोग थीटा लिखते हैं। तो मास की यूनिट हो जाती है किलोग्राम, तो किलोग्राम को एम लिखने वाले। लेंथ की यूनिट हो जाती है मीटर, मीटर को एल लिखने वाले। टाइम की यूनिट हो जाती है सेकंड, सेकंड को टी लिखने वाले। और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन, तो केल्विन को हम लोग थीटा लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो जब हमारी बात मीटर क्यूब की आई तो मीटर क्यूब को डायमेंशनल फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखते हैं, एल क्यूब लिखते हैं सर, अपॉन जो किलोग्राम है इसको कितना लिखते हैं सर, एम लिखते हैं। अभी देखो बताया था किलोग्राम को क्या लिखते हैं हम लोग, एम लिखते हैं। तो यहाँ पे एम हो गया। अब नीचे एम की पावर कितनी, 1, तो एम की पावर 1 है तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, एम की पावर -1 एल क्यूब। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा किसका, स्पेसिफिक वॉल्यूम का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया था तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये आप लोग का एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, बाकी मैंने आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, क्या डेंसिटी होती है, और कैसे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे बोला अ कंपाउंड पाइपिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1500 मीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर, 1600 मीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 400 मीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप्स ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर पाइप ऑफ सेम मटेरियल। देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि 1500 मीटर का पाइप है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, 1600 मीटर का पाइप है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, और 400 मीटर का पाइप है जिसका जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। और ये हमारे किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो अगर ये सीरीज में कनेक्ट है और इनकी जगह हम एक इक्विवेलेंट लेंथ का पाइप लगाना चाहें तो उसकी लेंथ कितनी होगी, अगर वो इक्विवेलेंट लेंथ का जो पाइप है उसका डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हम बात करें कंपाउंड पाइपिंग की सिस्टम की तो हमारा दो तरीके से होता है, सीरीज और पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि पाइप का जो कनेक्शन है हमारा वो दो तरीके से होता है सर, एक होता है पैरेलल कनेक्शन, दूसरा होता है हमारे पास सीरीज कनेक्शन। अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की तो कुछ इस तरीके से होता है, एक पाइप हमारा ये है, दूसरा पाइप हमारा ये है और तीसरा पाइप हमारा ये। तीनों पाइप क्या होते हैं, ये एक दूसरे से हमारे कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। सॉरी, ये वाली जो लाइन है हमारी वो नीचे आ जाएगी इस तरीके से। तो एक में यहाँ से डिस्चार्ज जाता है, एक में यहाँ से और एक में यहाँ से, और ऐसे ही इनसे जो डिस्चार्ज है वो हमारा बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा डिस्चार्ज है इनसे वो बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, एक से यहाँ से, इधर से और इधर से। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपना पैरेलल कनेक्शन। और जब बात हो सीरीज की तो सीरीज में एक पाइप ये है, दूसरा पाइप मान लो ये है और तीसरा पाइप मान लो ये है। तो पहला पाइप ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं सीरीज में। तो यहाँ पे सीरीज में और पैरेलल में अगर हम बात करें तो देखो सीरीज में क्या होता है कि अगर मान लो जितना डिस्चार्ज आपने यहाँ से भेज दिया क्यू डिस्चार्ज, तो यहाँ से भी आप लोग का कितना डिस्चार्ज आने वाला, क्यू। यानी कि Q1 Q2 और Q3 इनमें डिस्चार्ज क्या होता है हमारे पास, सेम होता है सीरीज में। और पैरेलल में डिस्चार्ज क्या होता है हमारे पास, अलग अलग होता है। वहीं पे बात करें हेड लॉस की तो आप लोग का पैरेलल में हेड लॉस सेम होता है और यहाँ पर सीरीज में हेड लॉस क्या होता है आप लोग का अलग अलग होता है तीनों पाइप में। अब बात करें हम लोग क्या करते हैं, जब पैरेलल में हमारे पास 3-4 पाइप लगे होते हैं तो उनकी जगह जब हम एक पाइप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट पाइप। ऐसी सीरीज में अगर हमारे पास 3-4 पाइप लगे हुए हैं तो उसकी जगह अगर हम एक पाइप लगाना चाहें तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट पाइप। तो सीरीज में अगर हम इक्विवेलेंट पाइप की बात करें, फॉर सीरीज कनेक्शन इक्विवेलेंट पाइप ऑफ लेंथ एल, एक हम इक्विवेलेंट पाइप लगा रहे हैं सीरीज में जिसकी लेंथ एल है और डायमीटर डी है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एल अपॉन डी की पावर 5 इजिकल टू L1 अपॉन D1 की पावर 5, L2 अपॉन D2 की पावर 5 और L3 अपॉन D3 की पावर 5। जहाँ पे L जो है कैपिटल L ये इक्विवेलेंट लेंथ है पाइप की और ये आप लोग का डाया इक्विवेलेंट पाइप का।
L1 जो है वो पहले पाइप की लेंथ और उसका डाया, दूसरे पाइप की लेंथ, दूसरे पाइप का डाया, तीसरे पाइप की लेंथ, तीसरे पाइप का डाया, ये हमारे पास है। अब हमको क्वेश्चन में जो जो गिवन है हम सारी वैल्यू अपनी रखेंगे। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, फर्स्ट पाइप की लेंथ पता है, फर्स्ट पाइप का डायामीटर पता है, सेंटीमीटर में था मीटर में कर लिया, दूसरे पाइप की लेंथ पता है, डाया पता है, इसको भी मीटर में कर लिया, तीसरे पाइप की लेंथ पता है, डायामीटर पता है, मीटर में रख लिया। अब जो इक्विवेलेंट डाया हमको बोला है क्वेश्चन में, साफ साफ बोला कि 40 सेंटीमीटर वाले की इक्विवेलेंट रखना है, तो उसका डायामीटर कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो ये कैपिटल डी की वैल्यू होगी, तो कैपिटल एल की वैल्यू अब हमको बतानी है। तो कैपिटल एल की वैल्यू बतानी है, फॉर्मूला हमारे पास आता है, ये हमारे पास फॉर्मूला, सारी वैल्यूज़ हम अपनी रख देंगे, लेंथ की भी रख देंगे और डायमीटर की भी रख देंगे, और रख के जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो 277.116 मीटर हमारे पास आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में लगभग लगभग 27, इसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं 2778 मीटर के। ठीक है, जो हमारा कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस में अब डिस्चार्ज सेम होता है, किस में हेड लॉस आप लोगों का सेम होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं और उनके बेस पे चार ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से हमें करेक्ट बताना कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखो क्या स्टेटमेंट है, वन, इफ़ सी बी आर ऑफ 5 mm एक्सीड्स दैट फॉर 2 mm द सी बी आर टेस्ट शुड बी रिपीटेड। अगर सी बी आर 5 mm की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ जाती है आप लोग की, जो 5 mm का पेनिट्रेशन होता है उस पर सी बी आर की वैल्यू ज़्यादा आती है 2 mm से, तो क्या हम टेस्ट को रिपीट करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इफ़ आइडेंटिकल रिजल्ट हो, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए 5 mm की भी और 2 mm की भी, तो द सी बी आर करेस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनिट्रेशन शुड बी टेकन फॉर डिज़ाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 2.5 mm के करेस्पॉन्डिंग जो आप लोग का 2.5 mm के करेस्पॉन्डिंग जो आप लोग का रिजल्ट आया उसको नोट करते हैं, उस रीडिंग को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर CBR की। CBR होता क्या है, तो CBR है आप लोग के पास कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। उससे पहले आप लोग समझो जो हमारे पास पेमेंट होती है, दो तरीके की पेमेंट होती है, एक होती है हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट, एक होती है रिजिड पेमेंट। तो जो बिट्यूमिनियस वाली पेमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो इस पेमेंट को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन्हीं में से एक मेथड होता है हमारे पास CBR मेथड, जो हमको क्या देता है, थिकनेस ऑफ पेमेंट निकाल के देता है। अभी थिकनेस ऑफ पेमेंट जो है वो डिपेंड करती है CBR की वैल्यू पर। और CBR क्या होता है, तो मैंने बताया कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट क्या होता है, यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सबग्रेड सोइल। जो सबग्रेड सोइल है उसकी स्ट्रेंथ के बेस पर हमको क्या निकाल के देता है, इट रिजल्ट हेल्प टू डिसाइड द थिकनेस ऑफ पेमेंट। जो पेमेंट की थिकनेस है वो हमारी कितनी होने वाली, उसको ये हमको निकाल के देता है। अब बात करें सर कैसे निकाल के देता है, तो देखो थिकनेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है अंडर रूट में 1.75p अपॉन CBR माइनस के A अपॉन पाई, जहाँ पे P क्या होता है हमारे पास, व्हील लोड होता है किलोग्राम में, और CBR मैंने आप लोग को बता ही दिया, CBR वैल्यू आप लोग की होती है। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब CBR की वैल्यू जो है वो 12% से कम हो। बाकी A की बात करें तो A आप लोग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे R जो हो जाती है आप लोग की जो रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है उसकी जो रेडियस होती है, जहाँ पे व्हील जो होगा वो रोड पे टच हो रहा होगा, वहाँ पे आप लोग का एक सर्किल बन जाएगा, वो जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसकी जो रेडियस होती है उसको हम लोग यहाँ पर R बोलते हैं। तो फाइनली आप लोग का जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसकी थिकनेस निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, CBR का। अब CBR आप लोग को क्लियर हो गया होता क्या है। अब CBR से रिलेटेड यहाँ पर हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखो जब भी हम लोग CBR टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो CBR टेस्ट को परफॉर्म करते समय हम लोग लोड लगाते हैं और लोड का पेनिट्रेशन चेक करते हैं। तो लोड का पेनिट्रेशन हम देखते हैं कि 2.5 mm पेनिट्रेशन होने पर कितना लोड है हमारा, सोइल कितना लोड रजिस्ट कर रही है, और 5 mm तक पेनिट्रेशन होने के लिए, क्योंकि लोड लगा रहे हैं सोइल के ऊपर और उसमें हम लोग पेनिट्रेशन को चेक कर रहे हैं, तो 2.5 mm पेनिट्रेशन तक लोड को चेक करते हैं और 5 mm तक जो है वो हम चेक करते हैं। तो ये हम लोग जो है वो चेक करते हैं। तो जब हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आते हैं।
सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास सी बी आर 2.5 mm पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी और 5 mm पे भी, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लोग अपना सी बी आर वैल्यू अपनी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर सी बी आर में जो 5 mm की वैल्यू है अगर हमारी वो ज़्यादा आ जाती है किससे, 2 mm से, तो टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं अपना रिपीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ सी बी आर फॉर 5 mm एक्सीड दैट फॉर 2.5 mm, जो 2.5 mm है उससे 5 mm वाला जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा आ जाता है, तो द टेस्ट शुड बी रिपीटेड, टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं रिपीट करते हैं। इफ़ अगर आइडेंटिकल रिजल्ट्स हो, अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम शो हो जाते हैं, तो द सी बी आर फॉर 5 mm पेनिट्रेशन शुड बी टेकन फॉर डिज़ाइन, तो हम लोग क्या करते हैं जो 5 mm वाला पेनिट्रेशन होता उसको हम लोग अपना कंसिडर करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अगर सेम आ गए तो आप लोग 5 mm वाला ले लोगे, वैसे तो कोई सा भी ले लो अगर सेम आ गए तो, क्योंकि दोनों ही सेम है। लेकिन अगर 5 mm वाला ज़्यादा आ जाता है तो टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को रिपीट करना पड़ेगा। अब देखो आप लोग इसको पढ़ो, पहला ऑप्शन, इफ़ सी बी आर फॉर 5 mm एक्सीड, जो सी बी आर है 5 mm का अगर वो 2 mm से ज़्यादा आता है तो टेस्ट रिपीट होता है, बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसने बोला है हमको दूसरा, इफ़ आइडेंटिकल रिजल्ट शो, अगर हमारे आइडेंटिकल रिजल्ट शो होते हैं तो सी बी आर करेस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनिट्रेशन शुड बी टेकन फॉर डिज़ाइन, तो हम लोग क्या करते हैं 2.5 mm का पेनिट्रेशन लेते हैं, नहीं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग 5 mm वाला पेनिट्रेशन लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट इज ट्रू लेकिन सेकंड क्या है आप लोग का फॉल्स है। तो मैंने आप लोगों को सी बी आर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप लोग को बता दिए कि आप लोग का फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है, थिकनेस हम लोग इससे निकालते हैं, सब ग्रेड सॉइल के बेस पे आप लोग इसको स्ट्रेंथ के बेस पे आप लोग निकालते हो। इसमें 2.5 mm और 5 mm पे आप लोग पेनिट्रेशन को चेक करते हो। सबसे पहली चीज़ 2.5 mm पेनिट्रेशन विल बी ग्रेटर देन सी बी आर वैल्यू ऑफ 5 mm पेनिट्रेशन, इन सच केस द फॉर्मर विल बी टेकन द वैल्यू, अगर हमारे पास 2.5 mm वाली वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग उसको कंसिडर अपना कर लेते हैं, ठीक है। और अगर 5 mm वाली ज़्यादा आ जाती है तो हम टेस्ट को क्या करते हैं अपना रिपीट करते हैं। तो आप लोगों को ये जितने भी पॉइंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, कन्फ्यूज होने का बिल्कुल भी इसमें चांसेस नहीं है। आप लोग चीज़ें क्लियर रखना अपनी, आप लोगों ने ऑलरेडी अगर थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फुटिंग इन विच लोड बियरिंग स्ट्रक्चर शेयर द कॉमन रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोडियल फुटिंग। तो देखो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो कि जो हमारे पास लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, जो फुटिंग होती है हमारे पास, ये मान लो कि हमारे पास क्या है पूरा, अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो ये आप लोगों का क्या होता है फाउंडेशन कंसिडर करी जाती है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो होता है आप लोग का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना फुटिंग बोलते हैं। तो जो नीचे का पोर्शन होता है जिसके ऊपर हमारा कॉलम टिका हुआ होता है, ये वाला जो पोर्शन है फुटिंग जिसकी विड्थ बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोडियल जो है वो कब रखी जाती है हमसे पूछ रहा है, इसेंट्रिक फुटिंग के केस में, स्टेप फुटिंग के केस में, कंबाइंड फुटिंग के केस में, या आइसोलेटेड फुटिंग के केस में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारी फुटिंग तो आपको क्लियर हो गई, ये वाला पोर्शन फुटिंग होता है, पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अलग अलग फुटिंग्स की कि कौन कौन सी हमारे पास फुटिंग्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ फुटिंग और उनके करेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंबाइंड फुटिंग। तो फॉर 2 और मोर कॉलम्स, अगर हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा कॉलम है, तो पहला पॉइंट बोला है इफ़ लोड्स आर इक्वल देन कंस्ट्रक्ट इन अ रेक्टेंगुलर शेप, अगर हमारे पास लोड इक्वल आ रहे हैं फुटिंग के ऊपर तो हम लोग रेक्टेंगुलर फुटिंग अपनी बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर फुटिंग क्या हम लोग अपनी बना सकते हैं कंबाइंड फुटिंग के केस में, ठीक है। और अगर अनइक्वल है तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपना क्या ट्रेपेजोडियल। तो ट्रेपेजोडियल आप लोग का कुछ इस तरीके से आप लोग का हो जाएगा, मान लो जिस पर ज़्यादा लोड आ रहा है वो इधर रख दो, जिस पर कम लोड आ रहा है वो उधर रख दो। तो अगर आप लोग का अनइक्वल लोडिंग है तो ट्रेपेजोडियल, और इक्वल लोडिंग है तो आप लोग का रेक्टेंगुलर फुटिंग आप बना सकते हो, किस केस में कंबाइंड। और यही आपसे क्वेश्चन में भी पूछा था कि रेक्टेंगुलर शेप और ट्रेपेजोडियल शेप आप किस फुटिंग के केस में प्रीफर करते हो, तो आप कंबाइंड फुटिंग के केस में उसको प्रीफर करते हो। तो करेक्ट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबाइंड फुटिंग। अब हम लोग और अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इससे रिलेटेड। इसके बाद आता है हमारे पास मैट फुटिंग, मैट फाउंडेशन।
फॉर सपोर्टिंग ऑल कॉलम्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो मैट फुटिंग का काम क्या होता है, जितने भी हमारे पास क्या है कॉलम्स हैं स्ट्रक्चर के, वो सारे के सारे किस पे रेस्ट करते हैं आप लोग के, वो मैट फुटिंग के ऊपर करते हैं। व्हेन द अलाउएबल बियरिंग प्रेशर इज़ वेरी लो देन दिस एडोप्टेड। जब आप लोग की जो बियरिंग प्रेशर होता है आप लोग का वो बहुत लो होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मैट फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। राफ्ट इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द सेटलमेंट इज़ हाईली कंप्रेसिबल सोइल। अगर आप लोग की हाईली कंप्रेसिबल सोइल है और वहाँ पर आप लोग को क्या करना है, जो राफ्ट है वहाँ पर अगर आप लोग को उसका सेटलमेंट है वो आप लोग को रिड्यूस करना है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, राफ्ट आप लोग का मैट फाउंडेशन को ही बोलते हैं, तो वहाँ पर आप लोग की राफ्ट फुटिंग या फाउंडेशन आप लोग जो है वो यूज़ करते हो। नेक्स्ट है आप लोग का पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है, फॉर आइसोलेटेड और ग्रुप ऑफ कॉलम्स। अगर आप लोग के पास या तो एक हो या फिर आप लोग के पास ग्रुप ऑफ कॉलम्स हो, तो दोनों ही केस में आप लोग पाइल फाउंडेशन को यूज कर सकते हो, एक कॉलम हो या आप लोग के पास कॉलम्स का ग्रुप हो, तो दोनों ही केस में क्या है आप लोग इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पे क्या बोला, व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल लेयर इज़ वेरी लो और वेरी लेस। जब आप लोग की सोइल की जो स्ट्रेंथ होती है वेरी लो और वेरी लेस होती है, तब हम लोग अपना पाइल फाउंडेशन को वहाँ पे यूज करते हैं। इसमें होता क्या है पाइल फाउंडेशन में, तो पाइल फाउंडेशन में आप लोग का होता है, इट गोज डीप इनटू द ग्राउंड एंड ट्रांसफर द लोड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड स्ट्रेटा। इसमें क्या करते हैं हम, फाउंडेशन को जो पाइल होती है उसको नीचे डाल देते हैं ग्राउंड के अंदर, और वहाँ तक आप लोग भेजते हैं जहाँ तक आप लोग को सॉलिड स्ट्रेटा नहीं मिल जाता। जब आप लोग को एक सॉलिड स्ट्रेटा मिल जाता है तो उस पर ले जा करके आप पाइल को रोक देते हो और लोड आप लोग का उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। और क्या खास बात होती है इसकी, और खास बात हो, इट आल्सो यूज टू इंक्रीज द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। इस ये क्या करता है पाइल फाउंडेशन, जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है सोइल को वो बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि आप सीधा पाइल को इंसर्ट कर चुके हो जो आप लोग का स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रेटा उस पर ले जाकर, तो आप कह सकते हो कि सोइल की जो बियरिंग कैपेसिटी आप लोग की वो बढ़ चुकी है बाई इंस्टॉलिंग द ग्रुप ऑफ पाइल्स। अगर आप ग्रुप ऑफ पाइल्स लगाते हो तो वो आप लोग की क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है आप लोग का आइसोलेटेड फुटिंग। जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है क्या होता है, फॉर इंडिविजुअल कॉलम। अगर आप एक कॉलम है तो एक कॉलम के लिए अगर आप फुटिंग बना रहे हो तो आप लोग की कौन सी हो जाती है, आइसोलेटेड। इट कंस्ट्रक्ट राइट बिलो अ कॉलम, ये बिल्कुल एक कॉलम के नीचे बनाई जाती है, एंड एवव अ स्ट्रॉन्ग सोइल लेयर। और आप लोग की सोइल जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि जो आप लोग की आइसोलेटेड फुटिंग है इसके नीचे सोइल तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और इसके ऊपर केवल एक सिंगल कॉलम आप लोग का होना चाहिए। एंड डिसिपिएट द लोड टू मच लार्जर एरिया बेनेथ इट। और इसके नीचे जो आप लोग है लार्ज एरिया पे आप लोग का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे फुटिंग दिखाई गई हैं। वॉल फुटिंग है, स्प्रेड फुटिंग आप लोग की है, स्टेप्ड फुटिंग आप लोग के पास है, साथ में स्लोप्ड फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रैप फुटिंग आप लोग के पास है, मैट या फिर राफ्ट फाउंडेशन आप लोग देख सकते हो, पाइल फाउंडेशन देख सकते हो, ड्रिल बेल्ट पियर आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे इमेज की हेल्प से भी मैंने आप लोग को दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ यूज़ ऑफ टोटल स्टेशन। जो हमारे पास टीएस होता है, टोटल स्टेशन होता है, इनमें से जो है वो कौन सा यूज इसका नहीं होता है। तो टोटल स्टेशन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं। टोटल स्टेशन जो होता है आप लोग का रिमोट डिस्टेंस एंड एलिवेशन मेजरमेंट के लिए यूज करा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। आप लोग का जो रिमोट डिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ पर हमारा इनएक्सेसिबल पॉइंट होते हैं, जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक की डिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं हम लोग टोटल स्टेशन की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। और एलिवेशन यानी कि हाइट को भी मेजर कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है आप लोग का एरिया कंप्यूटेशन। अगर आप देखो अगर लेंथ निकाल सकते हो, ब्रेथ निकाल सकते हो किसी भी फील्ड की, तो एरिया भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए भी टोटल स्टेशन का यूज करा जाता है। लेकिन वेदर फोरकास्टिंग के लिए कि कल कैसा मौसम रहने वाला है, इस चीज़ के लिए थोड़ी ना हम टोटल स्टेशन को यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसने बोला कि कौन सा नहीं है टोटल स्टेशन का यूज, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला यूज़ नहीं है। और बात करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ टोटल स्टेशंस के बारे में कि टोटल स्टेशन है क्या एक्चुअली में। तो टोटल स्टेशन के बारे में बात करें, टोटल स्टेशन और टोटल स्टेशन थियोडोलाइट। तो सबसे पहले तो टोटल स्टेशन को हम लोग टोटल स्टेशन थियोडोलाइट भी बोलते हैं। इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सर्वेइंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जो आप लोग का सर्वेइंग वर्क होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जो लाइट की आप लोग की रेज होती हैं, लाइट फिनोमिना होती है, उस पर आप लोग का ये बेस्ड है। नेक्स्ट है
इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडोलाइट इंटीग्रेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट EDM, यानी कि इसमें क्या होता है आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट लगा होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं टू मेजर द स्लोपिंग डिस्टेंस। अगर कहीं पे स्लोपिंग डिस्टेंस है तो कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्लोपिंग डिस्टेंस पे है तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल्स हम लोग मेजर कर सकते हैं अपना, वर्टिकल एंगल्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस होती है उसको तो हम लोग मेजर कर ही सकते हैं। और बात करें तो द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इनेबल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड टू फर्दर कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट। यानी कि जो हमारा और टोटल स्टेशन होता है इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, अगर हम उसको इनेबल कर दें तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेटा होता है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं और जिसको हम लोग जो है अपना यूज कर सकते हैं अपना कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट। यानी कि जो आप लोग का लोकेशन वाली बात हुई थी ना, तो किसी भी चीज़ की लोकेशन पता करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट ही तो पता होते हैं, नॉर्थ से इतना, साउथ से इतना, ईस्ट से इतना, वेस्ट से इतना। तो वही लोकेशन वाला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो हम पता कर सकते हैं, और साथ में जो रिड्यूस लेवल वगैरह है वो भी हम लोग अपना मेजर कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेटा कलेक्ट फ्रॉम द टोटल स्टेशन कैन बी डाउनलोडेड इनटू कंप्यूटर्स लैपटॉप्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है टोटल स्टेशन से उसको हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल सकते हैं। फ्यूचर में अगर कोई कैलकुलेशन हमको करनी हुई तो उस डेटा का हम लोग अपना यूज कर लेंगे। ये टोटल स्टेशन के फ़ायदे हैं। टोटल स्टेशन आर मेनली यूज्ड फॉर लैंड सर्वेयर्स, जो लैंड सर्वेयर्स होते हैं या फिर सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा इसका यूज करा जाता है, वो इसको यूज करते हैं। और साथ में टू रिकॉर्ड फीचर्स इन द टोपोग्राफिक सर्वे, अगर आप टोपोग्राफी सर्वे कर रहे हो तो उसके फीचर्स वगैरह इससे आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। और साथ में टू सेट आउट फीचर्स, जैसे कि रोड हो गया, हाउसेज हो गए, बाउंड्रीज होगी, ये सब करने में आप लोगों को जो है टोटल स्टेशन हेल्प करता है। इट ऑल्सो यूज बाई आर्कोलॉजिस्ट, जो आपके आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आर्कोलॉजिस्ट जो इतिहासकार होते हैं, आप लोग के जो खोजकर्ता होते हैं इतिहास के, जो प्राचीन चीज़ें हो चुकी हैं पुराने टाइम में उनकी जो डिस्कवरी करते हैं, वो भी आप लोग का जो है इसका यूज करते हैं। कुछ क्राइम्स, कुछ पुलिस में, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह, कुछ प्राइवेट एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उन सारी चीज़ों में भी टोटल स्टेशन का यूज करा जाता है। तो टोटल स्टेशन एक तरीके से आप लोग का मल्टीटास्किंग सिस्टम आप लोग का है, कुछ इस तरीके का आप लोग का टोटल स्टेशन जो है वो आप लोग को देखने को मिलता है। इमेज क्लियर नहीं आई है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग को ये सारी चीज़ें मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द डिज़ाइन स्पीड फॉर हाईवे इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजेज इन, जो हमारी डिज़ाइन स्पीड होती है हाईवे की उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर दिमाग में यही आता है हमारे पास कि डिज़ाइन स्पीड जो है वो होती क्या है। डिज़ाइन स्पीड होती क्या, तो डिज़ाइन स्पीड होती है हमारे पास मैक्सिमम स्पीड एट विच व्हीकल ट्रेवल, यानी कि एक रोड है, एक हाईवे है जिस पे आप लोग का कोई भी जो व्हीकल है वो कितना ज़्यादा तेज़ चल सकता है, यानी कि अपनी मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसकी डिज़ाइन स्पीड अपना बोल देते हैं। अब डिज़ाइन स्पीड की बात करें तो डिज़ाइन स्पीड जो होती है, अगर हम प्लेन टेरेन के लिए बात करें, स्पेशली हमसे प्लेन टेरेन के लिए एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो प्लेन टेरेन के लिए बात करें तो नेशनल हाईवे और अगर स्टेट हाईवे प्लेन टेरेन पे बना हुआ है तो उसकी डिज़ाइन स्पीड रखी जाती है 100 to 80 kmph। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो उसकी जो स्पीड है वो आप लोग की 80 to 65 kmph रखी जाती है। और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो 65 to 50 kmph तक रखी जाती है। और विलेज रोड की बात करें तो 50 to 45 kmph तक आप लोग की जो है वो स्पीड रखी जाती है। क्लियर है, तो ये हमारी डिज़ाइन स्पीड रखी जाती है। अगर हमको डिज़ाइन स्पीड बढ़ाना है तो ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉस स्लोप ऑफ द टेरेन, टेरेन का क्रॉस स्लोप कैसा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं। क्वालिटी ऑफ पेमेंट मटेरियल, ये बात बिल्कुल ठीक है, जितना अच्छी आप लोग की क्या होगी पेमेंट की क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगी आप लोग की डिज़ाइन स्पीड आप वहाँ पे रख सकते हो। ट्रैफिक डेंसिटी तो आप लोग की क्या करेगा, स्पीड को कम कर देगा। कर्वेचर होंगे आप लोग के, कर्व वगैरह होंगे रोड में, तो वो भी आप लोग क्या करेंगे, स्पीड को कम कर देंगे। जबकि आप लोग की अगर एक अच्छी क्वालिटी की पेमेंट होगी तो अगर आप जितनी अच्छी क्वालिटी की पेमेंट होगी, आपने भी देखा होगा, आप अपने विलेज में चलाओ बाइक को, आप अपने हाईवे पे जाओ वहाँ पे चलाओ, आप नेशनल हाईवे पे जाओ वहाँ पे चलाओ, तो देखोगे जैसे जैसे पेमेंट की क्वालिटी बढ़ती जाती है वहाँ पे डिज़ाइन स्पीड, और आप लोग भी देखोगे गाड़ी तेज़ चलाते हो। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी और कुछ नहीं। क्वालिटी ऑफ पेमेंट जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग का जो है वो डिज़ाइन स्पीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो डिज़ाइन स्पीड क्या होती है मैंने आप लोग को बता दिया, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिज़ाइन स्पीड डिपेंड करती है, तो ये आपको बता ही दिया। ज्योमेट्रिक फीचर्स क्या हैं उसके,
ऑपरेशन स्पीड या ऑपरेटिंग स्पीड क्या है, स्पीड लिमिट कितनी है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आपने लिमिट डिसाइड कर दिया थी कि इससे ज़्यादा नहीं चलानी है। ट्रैफिक वॉल्यूम कैसा है वहाँ का, कितना वॉल्यूम है, कितने लोग आ जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है रोड का, यानी कि जो आपका रोड है वो कौन सा है, किस टाइप का है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा नेशनल स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो डिज़ाइन स्पीड जो होती है आप लोग की, वो एक्चुअली में पेमेंट जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कैसी आप लोग की होने वाली है, ठीक है। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए कुछ है स्पेशल। सबसे पहले गाइज आप लोगों का यार दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार इतना सपोर्ट दिया कि जो मई 2023 है उसमें जो हमारा कोर्स है वो टॉप ट्रेंडिंग में चला गया। यानी कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने इस कोर्स को बाई किया है, जिसकी वजह से जो हमारा लक्ष्य 2.0 बैच है SSC JEE 2023-24 के लिए, वो हमारा टॉप ट्रेंडिंग में चला गया है, जिसके लिए हमें एडटेक एंटरप्रेन्योर अवार्ड VIP सिविल गुरु को, यानी कि जो हमारा खुद का चैनल है, आप सब लोगों का चैनल है, इसको ये अवार्ड मिला है। तो गाइज अगर आप लोग भी SSC JEE 2023 की तैयारी कर रहे हो तो लक्ष्य 2.0 बैच हमारा चल रहा है। लक्ष्य है तो मुमकिन है, आप लोगों को इसमें कंप्लीट टैग नॉन टैग की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। मिक्स्ड क्वेश्चन वगैरह सारे जितने भी आप लोग के पेपर सेट हुए हैं सब आप लोग के यहाँ पे कराए जाएंगे, PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। और लक्ष्य के बाद ये हमारा आया जो 2022 में बैच आया था लक्ष्य, उसकी सफलता के बाद लक्ष्य 2.0 हम लोग लेके आए हैं। पहले भी सिलेक्शन दिए थे, अब भी सिलेक्शन देंगे, बस आप लोग का डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके विजिट कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो 8077283538 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती है कोर्स को ज्वाइन करने में। साथ में आप इसमें क्या करोगे, अगर आप लोग विपिन सर 10 कूपन कोड लगा दोगे तो यहाँ पर आप लोग को 10% ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य बैच के लिए आप जा सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो SSC JEE की कंप्लीट प्रिपरेशन करना बेस्ट और बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आप जा करके ज्वाइन इसको कर सकते हो। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इन लीनियर मेजरमेंट बाय चैन और टेप्स विल ऑलवेज बी निगेटिव। हमको बताना है कि इनमें से इसमें आप लोग का जो चैन सर्वे जब आप करते हो तो उसमें लीनियर मेजरमेंट आप चैन सर्वे की हेल्प से, टेप की हेल्प से करते हो, तो उसमें जो आप लोग का एरर है वो निगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो सर एरर होता क्या है, दिमाग में आना चाहिए कि सर एरर तो बताओ क्या होता है। तो एरर आप लोग का होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू। एरर क्या होता है आप लोग का, मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू। मान लो ये एक लाइन थी AB, और AB एक लाइन थी और इसकी जो लेंथ थी वो 20 मीटर थी। कितनी थी, 20 मीटर थी। आप गए, आपने मेजर करना शुरू करा, आपने पाया कि इसकी जो लेंथ थी वो 20.2 मीटर निकली। तो आपने मेज़र कितनी करी, ये, और ट्रू वैल्यू कितनी थी, ये। तो आप लोग की जो मेजर्ड वैल्यू है माइनस के ट्रू वैल्यू को जब माइनस करोगे तो 0.2 मीटर का आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये ट्रू वैल्यू कैसे पता चली, ये भी तो किसी ने मेजर करी होगी। तो ट्रू वैल्यू एक्चुअली में कैसे निकाली जाती है, आप लोग की एवरेज होती है। जब बहुत सारी रीडिंग्स ली जाती हैं तो बहुत सारी रीडिंग्स का जब एवरेज लिया जाता है तो जो एवरेज निकल के आता है उसको हम लोग अपना ट्रू रीडिंग्स बोल देते हैं। अच्छा, एरर और करेक्शन में एक रिलेशन होता है। अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव होगा। और अगर एरर निगेटिव है तो करेक्शन कैसा होगा आप लोग का, पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कब हमारा जो हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं चैन या टेप से, तो उसमें हमारे पास जो है वो हमको निगेटिव जो है अपना एरर देखने को मिलेगा। तो निगेटिव एरर देखने को मिलेगा कब, अभी बताया एरर जो है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू है सर। तो एरर हमारा निगेटिव कब देखने को मिलेगा, एरर निगेटिव देखने को मिलेगा अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू जो है वो कम हो जाए, किससे, ट्रू वैल्यू से। जो आपने मेज़र करी है वैल्यू वो कम आए और जो ट्रू वैल्यू है वो आप लोग की ज़्यादा हो जाए, तभी तो आप लोग का एरर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो किस केस में आप लोग का हो सकता है कि आप लोग जो है जब एरर चैन सर्वे करने गए तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू कम आई। तो अगर आप लोग की जो चैन लेंथ है, अगर आप लोग की जो चैन लेंथ है वो कैसी मिले आपको, लॉन्ग मिल जाए। अगर आप मान के चलो, इसको आप ऐसे समझो, आप सर्वे करने गए, आप लेके गए आप लोग की 100 मीटर की चैन। कितनी लेके गए आप लोग, 100 मीटर की सपोज चैन लेके गए। 100 मीटर की कि आप लो अपना 30 फीट वाली लो, ठीक है। 30 फीट की है, कोई भी आप ले लो, रैंडम कोई भी चैन आप कंसिडर कर लो कि आप उसको लेके गए, ठीक है। आपको मालूम पड़ा कि वो आप लोग की 30 मीटर की ना होकर के कितनी थी, लॉन्ग थी, वो 35 फीट की थी। कितनी थी, 35 फीट की थी। आप तो मान के गए थे उसको कि 30 फीट की है,
जब आप लोग मेजर करने गए तो पता चला, वो मेजर करके आए तो पता चला कि वो 35 फीट की है। तो 35 फीट की है तो आप लोगों ने रीडिंग्स क्या मेजर करी होंगी, जो एक्चुअल रीडिंग्स थी उससे आप लोगों ने कम रीडिंग्स मेजर करी होंगी, क्योंकि ये तो ज़्यादा वैल्यू बता रहा होगा ना। अब आप इससे मेजर कर रहे होगे 35 फीट वाली से, तो 35 फीट वाली से अगर आप मेजर करोगे, सपोज ये वैल्यू आप लोग की 70 फीट थी, क्या थी 70 फीट, तो 70 फीट थी। अगर आप ओरिजिनल 30 फीट से अगर आप मेजर करते तो वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, 2 चैन से प्लस आती हैं, 2 चैन से प्लस आती है नहीं, लेकिन आप लोग ने मेजर कर लिया 35 फीट की से गलती से, तो यहाँ पर कितनी आई, सिर्फ 2 चैन आप लोग की आई। और आनी कितनी चाहिए थी, 2 चैन से ज़्यादा, तो 2 चैन से ज़्यादा आती तो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आती ना, लेकिन आप लोग क्या ले गए, गलत चैन ले गए, जो लंबी चैन थी वो ले गए बाई मिस्टेक। तो जब वो ले गए आप लोग, तो आप लोग की जो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, जबकि ट्रू वैल्यू क्या थी, ज़्यादा। तो इस केस में आप लोग की जो एरर है वो निगेटिव होगी। अगर एरर निगेटिव होगी तो करेक्शन कैसा अप्लाई करोगे आप, पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे अलग अलग जो हमारे पास एरर्स आते हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एरर होता है क्या, तो मैंने बता दिया मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का आप लोग का डिफरेंस होता है। ठीक है, एरर की बात करें जो आप लोग का चैन में नोटिस करे जाते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कंपनसेटिंग का होता है, कम्युलेटिव होता है। अब ये जो एरर हैं कंपनसेटिंग और कम्युलेटिव, मे बी ड्यू टू नेचुरल कोजेज़, ये नेचुरल कोजेज़ की वजह से हो सकते हैं। मान लो जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया, या आप लोग का डिफेक्ट्स आ गया कंस्ट्रक्शन में, या एडजस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट आपका ठीक से नहीं हो पाया है, या कोई पर्सनल है, कोई पर्सनल डिफेक्ट है, मान लो किसी को अच्छे से देख, उसकी आई साइड वीक है, कुछ इस तरीके का पर्सनल डिफेक्ट आ गया, तो उनकी वजह से ये जो है हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आप लोगों का सबसे पहला जो एरर देखने को मिलता है वो होता है एररनेस लेंथ ऑफ द चैन और टेप, यानी कि जो चैन और टेप है उसकी लेंथ में एरर देखने को मिले। तो अगर आप लोग को उसमें देखने को मिलता है तो उसकी वजह से एरर आएगी। और अगर आप लोग की जो लेंथ है वो लॉन्ग देखने मिल जाए, लेंथ जो है वो लॉन्ग देखने मिल जाए, तो मेजर्ड वैल्यू जो हो जाएगी वो आप लोग की क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, और ट्रू वैल्यू ज़्यादा। तो मेजर्ड वैल्यू कम है, ट्रू वैल्यू ज़्यादा, तो एरर कैसा आएगा आप लोग का, निगेटिव। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी था। अगला आता हमारे पास सैग करेक्शन। सैग करेक्शन में क्या होता है, मान लो आपको ए से बी तक आप लोग को जो है वो डिस्टेंस को मेजर करना था। अब एक बंदे ने ए पे पकड़ रखा है चैन को, एक ने बी पे पकड़ रखा है, और आप लोग की चैन जो है वो ढीली रह गई इस तरीके से, तो आप लोग की सैग हो गया, सैगिंग आ गई, इसमें लटकी रह गई ये चैन नीचे को कुछ ना कुछ। तो इसकी वजह से जो आप लोग का करेक्शन आएगा, वो एरर आएगा, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो है वो वैल्यू ज़्यादा मेजर करने वाले हो, तो आप लोग की मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और आप लोग की ट्रू वैल्यू क्या है, कम रह जाएगी। तो एरर पॉजिटिव होगा, तो करेक्शन कैसा लगाओगे इसमें, निगेटिव होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास करेक्शन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है। जो सैग करेक्शन होता है, सैग करेक्शन ऑलवेज कैसा होता है, निगेटिव। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर देखो, हर एक टेप या चैन जो होती है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए बनी हुई होती है, लेकिन आप मेजरमेंट करने गए और बाहर का टेम्परेचर आपके स्टैंडर्ड टेम्परेचर से क्या था, ज़्यादा था, तो आप लोग की चैन क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर जो हमारा मेजर टेम्परेचर अगर वो ज़्यादा हो जाए स्टैंडर्ड से, तो जो टेम्परेचर करेक्शन है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। वहीं पर अगर मान लो कि टेम्परेचर कम रह जाए और बाहर का टेम्परेचर आप लोग का जो है वो ज़्यादा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ज़्यादा और जो मेज़र करने के वो टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर करेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी टी की वैल्यू कब कम कब ज़्यादा होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो टेम्परेचर करेक्शन है कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा। एक होता है करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, यानी कि मिस अलाइनमेंट का मतलब हमको क्या है, ए से बी तक का जो है वो नापना था, लेकिन आपने ए से बी की जगह बी डैश तक का कुछ इस तरीके से नाप लिया, अलाइनमेंट आपने चेंज कर दिया। तो अगर आप लोग क्या करते हो, अलाइनमेंट चेंज कर देते हो, जो आप लोग की जो मेजर डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल में ज़्यादा आती है एक्चुअल डिस्टेंस से। तो एक्चुअल डिस्टेंस से ज़्यादा आएगी मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से, तो इस केस में एरर कैसा होगा हमारे पास, पॉजिटिव। एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन कैसा होगा हमारे पास, निगेटिव होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है यहाँ पर कवर करके चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा हूँ हमको, फॉर एन 8 मीटर सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम, एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम है। ठीक है, और हमको क्या बोल रहा है, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट में जनरली बी एज्यूम टू बी सेटिस्फाई प्रोवाइड दैट स्पैन टू डेप्थ रेशियो नॉट ग्रेटर देन, यानी कि हमारा अगर एक आरसीसी का बीम है जिसकी 8 मीटर स्पैन है, तो इसके लिए स्पैन टू डेप्थ जो रेशियो है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बीम होता है क्या है। तो बीम होता है सर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर जो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है। अगर ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो इस पर जो ट्रांसवर्स लोड आएगा, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी लोड आता है उसको ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं हम लोग। तो जो ट्रांसवर्स लोड आता है उसको कैरी करता है।
ठीक है। बात करें डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टिफनेस के। अगर हम बात करें कोई भी आप लोग का जो डिज़ाइन होता है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन करी जाती है तो उसके दो ही क्राइटेरिया होते हैं, एक उसका स्ट्रेंथ होता है और दूसरा क्या होता है, स्टिफनेस। दूसरा क्या होता है, स्टिफनेस होता है। तो यहाँ पर अगर किसी भी बीम का स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या आएगा आप लोगों का, कम आएगा। लेकिन अगर स्टिफनेस कम हुई, स्टिफनेस कम हुई, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा आप लोग का, ज़्यादा आएगा। तो दो क्राइटेरिया रखे जाते हैं, एक स्ट्रेंथ बेस्ड होता है और एक स्टिफनेस बेस्ड होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आरसीसी बीम की, जो कि एक सिंपली सपोर्टेड है, साफ साफ बोला सिंपली सपोर्टेड है, जिसकी स्पैन जो है वो कितनी, 8 मीटर। तो इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया होता है स्पैन टू डेप्थ रेशियो का, जो हमारा आईएस कोड है IS 456/2000, उसने बोला हुआ है कि स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होता है आप लोग का, अगर कैंटिलीवर बीम है जिसकी स्पैन जो वो 10 मीटर से कम है, तो यहाँ पे स्पैन क्या बोली है हमसे, 8 मीटर बोली है। स्पैन क्या बोली हमसे, 8 मीटर। तो 8 मीटर तो आप लोग की 10 मीटर से कम है ना, तो 10 मीटर से अगर कम है, स्पैन टू डेप्थ का जो रेशियो होता है कैंटिलीवर बीम के लिए 7 होता है, यानी कि L/D का रेशियो कितना होता है, 7। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है, 20 होता है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो L/D का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 20, जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूस के लिए कितना होता है, 26। वहीं पर अगर हमारी स्पैन जो है वो कितनी हो जाए, 10 मीटर से ज़्यादा हो जाए, स्पैन जो 10 मीटर से ज़्यादा हो जाए, तो यही जो वैल्यू है हमारे पास, जो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में स्पैन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और तब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास है, इसको ऑलरेडी हम लोग अच्छे से जानते हैं सब लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो गाइज चलिए बाकी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि चीज़ें आप लोग को कैसी लग रही हैं, उसी के आगे आपके फीडबैक के आगे ही मैं आप लोग को चीज़ें लेकर के चलूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन से आप करो यार। अगर मान लो एक सेट में 100 क्वेश्चन है और आपको 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने मिले, तो आपके 400 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को जो है मिलने वाली हैं, ऐसे टू द पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर रहे, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग लेके चल रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है। और साथ में अगर आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। VIP सिविल गुरु जो है वो एप्लीकेशन का नाम है, आप प्ले स्टोर से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हो। और 8077283538 पे भी अगर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे तो इधर से आपको एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके जरूर बताओ। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो।